नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। तो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, हर्ष का काल डिस्कस किया था और मुख्य रूप से गुप्तोत्तर काल हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था मोखरी वंश देखा था, मैत्रक वंश देखा था, उत्तर गुप्त वंश हमने देखा था, मालवा का यशोधर्मन हमने देखा था, गोंड का शासक शशांक हमने देखा था, भास्कर वर्मन देखा था कामरूप का शासक, और मुख्य रूप से हमने कल के लेक्चर में हर्ष के बारे में डिस्कस किया था। हर्ष की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक गतिविधियाँ क्या थी, इससे संबंधित हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। और अंत आते आते हमने ये भी डिस्कस किया था कि किस प्रकार से हर्ष के जो है साम्राज्य की समाप्ति के बाद में उत्तर भारत में अनेक छोटे छोटे जो राज्यों का वंशों का जो है वो शासन फिर से आ जाता है, और उससे क्या कहते हैं उत्तर भारत में, उसे कहते हैं राजपूत काल। ये कब तक चलता है? ये हर्ष के साम्राज्य की समाप्ति के बाद से लेकर दिल्ली सल्तनत जब तक बनती है उत्तर भारत में, तब तक ये काल चलता है। तो ये मध्यकाल से पूर्व वाला काल है, इसलिए इसे पूर्व मध्यकाल भी कह देते हैं। आज का जो लेक्चर है उसमें हम उसी पूर्व मध्यकाल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये जो काल है एक्चुअली बड़ा ही कंफ्यूजिंग होता है, ना सिर्फ जो नए तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनके लिए, बल्कि जो 2-4 साल से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी थोड़ा सा ये काल जो है थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। क्यों? इसमें बहुत सारे राजा महाराजा हैं, उनके बहुत सारे युद्ध हुए हैं, और तो ये सब चीज़ें जो है इनसे रिलेटेड ये बड़ी कंफ्यूजिंग होती है। तो आपको क्या करना है, इस उलझन में पड़ना नहीं है, आप बने रहिए लर्निफाई के साथ में। मैं आपको बड़े ही सिंप्लीफाइड ढंग से इस काल को इस प्रकार से समझाऊंगा कि इस काल से जो क्वेश्चन बनते हैं, यानी 1 या 2 क्वेश्चन जो है वो हर बार यहाँ से बनते ही बनते हैं। मैं इस काल से बनने वाले 1 या 2 क्वेश्चंस को सॉल्व कराने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। अगर मेरा पढ़ाया हुआ अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे और एक बार एनसीईआरटी आप पढ़ लोगे तो इससे जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आप सॉल्व कर पाएंगे। हम बड़ा ही सिंप्लीफाइड करके इनको पढ़ने वाले हैं। और इस काल से संबंधित जो चीज़ें हैं इसमें एक बात आपको याद रखने वाली है कि आपको क्या पढ़ना है, इससे ज़्यादा आपको ये याद रखना है कि क्या नहीं पढ़ना है। वैसे तो ये पूरे यूपीएससी के जो अपनी जर्नी है उस पर ही ये लागू होता है, नहीं तो अगर आप इतिहास में अगर बहुत सारे राजा का युद्ध हुआ है, कौन से राजा ने किससे संधि करी, यही पढ़ते रह गए तो आप ऐसे ही इतिहास की अंधेरी गलियों में खो जाओगे, जहाँ आपको यूपीएससी का प्रकाश कभी नज़र नहीं आएगा। अगर आप लर्निफाई के साथ बने रहते हैं तो वो प्रकाश दिखाने की जिम्मेदारी मेरी है। चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो हम आज डिस्कस करेंगे कि हर्षवर्धन जब मर जाता है उसके बाद में 12वीं सदी तक का काल। 12वीं सदी आप समझते हैं ना, जैसे 1191 में क्या होता है, तराइन का प्रथम युद्ध हो जाता है, 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हो जाता है, फिर पृथ्वीराज चौहान हार जाता है और दिल्ली की सल्तनत पर कब्जा किसका हो जाता है, गौरी का हो जाता है। तो वहाँ तक देखें अगर हम, तो उत्तर भारत का जो काल है उसे हम क्या कह देते हैं, राजपूत काल के नाम से इसे जाना जाता है। इसे पूर्व मध्यकाल भी कह देते हैं, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया। इस काल में क्या हुआ कि बहुत सारे राजपूत वंश जो है वो उत्तर भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने में कामयाब हो पाए, जैसे कि गुर्जर प्रतिहार हो गया, चौहान वंश हो गया, परमार हो गया, चालुक्य हो गया, चंदेल हो गया, गहड़वाल वंश हो गया कन्नौज का, तोमर वंश हो गया, गुहिल वंश हो गया। इस प्रकार से अनेक जो राजपूत शासक वंश जो है इस काल में यहाँ पर अपनी सत्ता जमाने में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि कोई केंद्रीकृत सत्ता इस काल में बची नहीं थी, जैसे अशोक के काल में, जैसे गुप्तों के काल में हुआ करती थी। ठीक है, तो अगर मुख्य तौर से इस काल में देखें तो भारत के 3 कोनों में 3 शक्तिशाली राजवंशों का उदय इस काल में होता है। अगर उत्तर पश्चिम में देखें तो गुर्जर प्रतिहार, पूर्व में देखें अगर बंगाल वाले इलाके में और उड़ीसा वाले में तो वहाँ पाल वंश, और दक्षिण में देखें तो राष्ट्रकूट वंश। एक एक करके हम जो है आगे आने वाले 2 या 3 लेक्चर्स में हम इनको समाप्त कर देंगे इस काल को। तो सब राजवंशों के बारे में जितना आवश्यक है यूपीएससी के लिए उतना हम इनमें जानेंगे। ठीक है, अब देखें अगर राजपूतों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, तो राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में बहुत सारे विद्वान रहे हैं, उन्होंने अपने अपने विचार, अपने अपने तर्क प्रस्तुत किए हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति है अग्निकुंड से हुई है। कोई कहता है कि राजपूत जो है वो ब्राह्मण वंशीय हैं, कोई कहता है कि ये बाहर से आए जिस प्रकार से हूण आए। तो वो थोड़ा थोड़ा उनके बारे में हम जान लेते हैं। एकदम एग्जैक्ट वो याद रखने की आवश्यकता नहीं कि कौन से विद्वान ने कौन सी धारणा दी है, ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछा जाता, मगर फिर भी यूपीएससी का क्या भरोसा, खुदा ना खास्ता अगर कहीं से सवाल बन जाए तो एक रफली आइडिया आपके दिमाग में हो। ठीक है, तो जो ग्वालियर और ऐहोल अभिलेख है उसमें से हमें, और जो नयनचंद्र सूरी का हमीर महाकाव्य है और पृथ्वीराज रासो जो है उसके अंदर से हमें राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी हमें प्राप्त होती है। ठीक है, आगे चल लेते हैं। पृथ्वीराज रासो जो है उसमें राजपूतों को अग्निकुंड से उत्पन्न इसमें माना गया है। इस
अग्निकुंड के सिद्धांत में क्या कहा गया है पृथ्वीराज रासो में? इसमें यह कहा गया है कि जब परशुराम जो है, परशुराम आप जानते ही हैं, परशुराम ने जब सभी क्षत्रिय जो लोग थे उनका विनाश कर दिया, तो क्या हुआ कि ब्राह्मण जो लोग थे वो परेशान होने लगे, क्योंकि राक्षस लोग वगैरह थे उनको परेशान करते थे, उनके हवन जो है उनमें विघ्न डालते थे। उसकी वजह से क्या हुआ कि जो ब्राह्मण लोग हैं उन्होंने आबू पर्वत कहाँ है? राजस्थान में आबू पर्वत। तो वो आबू पर्वत पर ब्राह्मण लोगों ने मिलके हवन किया। उस हवन की वेदी से, यानी जो अग्निकुंड होता है, उस अग्निकुंड में से 4 योद्धा बाहर निकल के आए। और वो 4 योद्धा कौन थे? उनमें से एक तो था परमार, एक था चौहान, एक था चालुक्य और एक था, 4 थे। चलो अभी देखते हैं आगे। तो 4 जो योद्धा थे वो बाहर निकल के आए। उन चारों योद्धाओं ने अपना अपना अलग अलग वंश स्थापित कर लिया। और उन चारों योद्धाओं में से भी सबसे महान कौन सा था? तो चौहान वंश, क्योंकि चंद्रबरदाई लिखी है पृथ्वीराज रासो ने, चंद्रबरदाई ने लिखी है पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज रासो जो लिखने वाले हैं चंद्रबरदाई, वो किसके दरबार में हुआ करते थे? चौहान शासकों के दरबार में। तो उन्होंने सबसे ज़्यादा महान किसको बताया? चौहानों को बता दिया। तो ये कुछ जो है राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में कुछ विद्वानों के मत दिए हुए, जैसे गौरीशंकर हीराचंद ओझा जो है उन्होंने क्या बताया कि प्राचीन क्षत्रियों से ही इनकी उत्पत्ति हुई है। चंद्रबरदाई जो पृथ्वीराज रासो उसमें अग्निकुंड से उत्पत्ति मानी जाती है। डॉक्टर दशरथ शर्मा कहते हैं कि ये ब्राह्मणों से इनकी उत्पत्ति हुई है। फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इनकी उत्पत्ति जो है विदेशियों से हुई है, जैसे कर्नल टोड कहते हैं कि सीतियन जाति के शक हुआ करते थे। फिर वी.ए. स्मिथ जो है वो कहते हैं कि कुषाण तथा भारतीयों के मिश्रण से ये बने हैं। फिर D.R. भंडारकर और ईश्वरी प्रसाद है, ये कहते हैं कि विदेशी मूल के लोगों से राजपूत जो है ये इनका उद्भव हुआ है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं एक एक करके। प्रतिहार वंश सबसे पहले देख लेते हैं। ये आप प्रतिहार वंश की डायनेस्टी देख सकते हैं। इसकी प्रतिहार वंश जो है, गुर्जर प्रतिहार इन्हें कहते हैं। तो ये जो प्रतिहार वंश है इसकी आप पहले तो डायनेस्टी देख लीजिए, इसका क्षेत्र जो है कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था, इसीलिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर हिंदू शाही है, यहाँ कश्मीर है, ये सब जो है हम थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जानेंगे। यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं राष्ट्रकूट डायनेस्टी है, चोलाज है या पांड्याज है, ये वेंगी के चालुक्य हैं। ठीक है, ये कलिंग है। तो थोड़ा थोड़ा आप इस पर एक नज़र एक बार मार लीजिएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं। तो प्रतिहार वंश सबसे पहले हम देख लेते हैं। यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो मुख्यतः 2 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि इस वंश का संस्थापक कौन था, यानी एक तरफ आपको वंश दे देगा जैसे प्रतिहार, चालुक्य, ये सब दे देगा। एक तरफ आपको कुछ राजाओं के नाम दे देगा और आपको कनेक्ट करने के लिए बोल देगा कि सही जो है उससे मिलान आपको करना है। एक आप ये बोल सकता है कि ये वाला राजा कौन से वंश से संबंधित है। 2 प्रकार के क्वेश्चन अगर पिछले कुछ वर्षों का ट्रेंड अगर यूपीएससी का देखा जाए तो ऐसा बनता है। तो हम क्या करते हैं और हम आगे करेंगे भी क्या कि हम जो है वो उतना ही जानेंगे जितना यूपीएससी पूछती है। वैसे अगर पढ़ाया जाए तो इनमें एक एक राजा के ऊपर 5-5 घंटे की जो है क्लास ली जा सकती है, मगर वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए जितना इम्पोर्टेंट है हम उतना ही पढ़ेंगे। यानी अगर 2-3 घंटे की क्लास में आपसे 1 या 2 क्वेश्चन बन रहे हैं तो ये इन्वेस्टमेंट कोई ज़्यादा बुरा नहीं है। तो प्रतिहार वंश शुरू करते हैं। जो नागभट्ट प्रथम है वो प्रतिहार वंश का संस्थापक माना जाता है। ये आपको याद रखना है कि प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन है? नागभट्ट प्रथम। ये मिलान करने के लिए पूछ सकता है यूपीएससी में। ठीक है, उसने अरब जो लोग हैं उनको सिंध से आगे बढ़ने से रोका था। ये देख लीजिए, ये सिंध है। तो अरब लोग जब यहाँ पर युद्ध आ गए थे तो इन्होंने, जो नागभट्ट प्रथम है, इसने क्या किया था कि अरब जो लोग थे उनको सिंध से आगे इसने नहीं बढ़ने दिया। और इस वंश के अन्य महत्वपूर्ण शासक कौन कौन से थे? जैसे वत्सराज, ये राजाओं के नाम आपको याद रखने। नागभट्ट द्वितीय, रामभद्र, मिहिरभोज, महेंद्रपाल, महीपाल, ये सब राजा किससे संबंधित हैं? ये प्रतिहार वंश से संबंधित हैं। एक और इनके याद करने का मैं आपको तरीका बताऊं। याद करने के लिए आपको रट के नहीं बैठना है कि बस प्रतिहार वंश के कौन थे, वत्सराज, नागभट्ट, ऐसा आप याद करने बैठ जाओ उंगलियों पे गिन गिन के, तो ऐसा आपको याद नहीं होगा। आपको क्या करना है, इनको क्या करना है, थोड़े थोड़े दिनों में, यानी हफ्ते में 1-2 बार इनको देखते रहना है। 2-4 बार अगर आप देख लोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, आप कनेक्ट कर पाओगे, यानी कि आप पहचान पाओगे हाँ कि ये वाला राजा तो इस वंश से होना चाहिए। ठीक है, आगे चल लेते हैं। फिर हम देख लेते हैं कन्नौज का गढ़वाल वंश। कन्नौज का गढ़वाल वंश में हम देख लेंगे कि गुर्जर प्रतिहारों के बाद कन्नौज में चंद्रदेव ने गढ़वाल वंश की स्थापना कर दी। तो गढ़वाल वंश की स्थापना किसने कर दी? चंद्रदेव ने ही कर दी। और यहाँ पर पहले किसका शासन हुआ करता था? गुर्जर प्रतिहारों का ही शासन हुआ करता था। पिछले जब इस स्लाइड में हमने देखा था कि कहाँ तक गुर्जर प्रतिहार जो थे उन लोगों की जो है बाउंड्री फैली हुई थी।
इन्हें काशी नरेश भी कहा जाता था। काशी नरेश क्यों कहा जाता था? क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए ये काशी है, तो काशी इनके साम्राज्य में आया करता था, इसलिए इनको काशी नरेश भी कहा जाता था। इस वंश के अन्य महत्वपूर्ण राजाओं में एक तो मदनपाल हो गया, एक गोविंद चंद्र और एक जयचंद, ये आपको याद करने रहे हैं। कन्नौज का जो गहड़वाल वंश है उनमें एक मदनपाल, एक गोविंद चंद्र और एक जयचंद हुआ है। तो जयचंद जो है इसके बारे में एक जानकारी है कि 1193 ईस्वी में जब चंदावर का युद्ध होता है किसके बीच में, मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच में, तो उसमें जयचंद पराजित हो जाता है और उसके बाद में इसका साम्राज्य जो है वो दिल्ली सल्तनत में मिला लिया जाता है। दिल्ली सल्तनत में तो राजा कौन होता है, शासक कौन होता है, मोहम्मद गोरी। इससे पहले जब 1191 और 1192 का जब युद्ध हुआ था, तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध, तो द्वितीय युद्ध जब हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया था जयचंद ने। क्यों नहीं दिया था? क्योंकि इन दोनों के बीच में अनबन रहती है, क्योंकि एक तो ये पड़ोसी राज्य हैं, तो इसकी वजह से भी कभी भी पड़ोसी राज्यों में नहीं बनती। जैसे आप देख सकते हैं भारत पाकिस्तान, भारत चीन में नहीं बनती है, तो जहाँ भी ऐसे पड़ोसी देश होते हैं उनमें नहीं बनती है। तो एक तो पड़ोसी देश थे। दूसरी एक कहावत यूँ भी प्रचलित है कि संयोगिता जो जयचंद की बेटी थी उसको अगवा कर लिया था, यानी भगाकर शादी कर ली थी किसने, पृथ्वीराज चौहान ने। तो उसकी वजह से भी ये जो है उससे क्रुद्ध होकर रखा था पृथ्वीराज चौहान से, इसलिए पृथ्वीराज चौहान का इसने साथ नहीं दिया। तो ये वही जयचंद है। तो कन्नौज का गढ़वाल वंश आपको याद रख लेना है। इसकी स्थापना किसने की? चंद्रदेव ने की। और अन्य राजाओं में एक तो मदनपाल हो गया, एक गोविंद चंद्र हो गया और एक हो गया जयचंद, इसके अन्य राजाओं में हो गए। ठीक है, फिर आगे हम देख लेते हैं बुंदेलखंड का चंदेल वंश। अब चंदेल वंश के बारे में हम जान लेते हैं। तो बुंदेलखंड जो है उसको पुराने काल में, उसको प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? उसको कहा जाता था जेजाक भुक्ति। भुक्ति क्या होता था आपको पता ही है? भुक्ति किसे कहते थे? प्रांत जो होता था उसको भुक्ति कहा जाता था। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता था? जेजाक भुक्ति से कहा जाता था। जो इसके प्रारंभिक शासक है वो प्रतिहारों के ही सामंत हुआ करते थे। हमने देखा कि गुर्जर प्रतिहारों का जब हमने साम्राज्य देखा था तो वो यहाँ तक फैला हुआ था ऐसा पूरा। तो गुर्जर प्रतिहारों के साम्राज्य में ही इनका साम्राज्य आया करता था पहले। तो यहाँ पर पहले किसका शासक हुआ करता था? गुर्जर प्रतिहारों का ही हुआ करता था और ये उनके सामंत हुआ करते थे। फिर नन्नुक वन नाम का एक राजा इनके वंश में होता है और वो क्या कर लेता है? अपने आप को स्वाधीन घोषित कर लेता है। तो इस वंश का स्थापनाकर्ता किसे कहते हैं? नन्नुक जो है उसे इस वंश का स्थापनाकर्ता कहते हैं। किस वंश का? चंदेल वंश का। याद रखना आपको। चंदेलों ने खजुराहो को अपनी राजधानी बनाया था। तो खजुराहो जो था, ये आप देख सकते हैं, ये खजुराहो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये खजुराहो इनकी राजधानी हुआ करती थी चंदेलों की। फिर इस वंश में एक और राजा आता है धंगदेव। तो धंगदेव जो है उसे वास्तविक स्वाधीनता का संस्थापक माना जाता है। यानी नन्नुक जो राजा था वो राजा तो उसने अपने आप को घोषित कर लिया था, परंतु अगर वास्तविक स्वतंत्र रूप से अगर कोई राजा हुआ तो वो कौन था? धंगदेव। और धंगदेव के काल में ही खजुराहो के जो विश्वविख्यात मंदिर है ना वो बनवाए गए थे। जब हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तो जो ये खजुराहो के मंदिर है इनके बारे में और बड़े गहराई के साथ इनके बारे में हम जानेंगे। और इस वंश का अंतिम शासक जो था वो कौन था? परमर्दी देव चंदेल। तो परमर्दी देव चंदेल जो है इस वंश का अंतिम शासक था। प्रथम शासक कौन था? नन्नुक। और धंगदेव या गंडदेव, एक राजा और है गंडदेव, इस नाम का भी कोई राजा है, तो वो चंदेल साम्राज्य से ही संबंधित है। परमर्दी देव जो है वो चंदेल शासन इसका वंश का अंतिम शासक होता है। होता क्या है कि 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान जब दिल्ली का शासक होता है तो वो इसके ऊपर हमला कर देता है। किस पे? चंदेल शासक साम्राज्य पर हमला कर देता है। तो जब एक बार तो जब हमला करता है तो जब दिल्ली पे तुर्कों की ओर से आक्रमण हो जाता है तो वो छोड़ के वापस चला जाता है। परंतु फिर से 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान चंदेल शासन जो होता है इनका यहाँ पर आक्रमण करता है और यहाँ का जो शासक होता है परमर्दी देव, ये तो डर के मारे जाके छुप जाता है दीवार के पीछे और फिर इसकी जो है कमान हाथ में लेता है। आला और उदल नाम के दो सेनापति होते हैं। अभी भी जो बुंदेलखंड वाला इलाका है वहाँ पर आला और उदल जो है इनको गाया जाता है, बड़े सम्मान के साथ इनका नाम लिया जाता है। तो आला और उदल नाम के दो सेनापति हैं। ये उसी प्रकार से हैं जिस प्रकार से मेवाड़ में हम देखते हैं गौरा और बादल, उसी प्रकार से यहाँ पर आला और उदल को देखा जाता है। तो इन्होंने जो है सेना की कमान संभाली और ये बड़े लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। अंत में क्या होता है? पृथ्वीराज चौहान के सामने जो है समर्पण कर दिया जाता है। फिर 1203 में कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसकी अधीनता ये स्वीकार कर लेता है ये राज्य और 1305 ईस्वी में चंदेल राज्य दिल्ली सल्तनत में मिला लिया जाता है। तो ये चंदेल राज्य के बारे में हमने जान लिया। आपको क्या याद रखना है इसमें? एक तो नन्नुक इस वंश का संस्थापक, फिर इसके बारे में धंगदेव,
फिर एक गंडदेव इसका राजा होता है, फिर एक होता है परमर्दिदेव, अंतिम राज्य राजा कौन होता है? परमर्दिदेव चंदेल। और आला और उदल किससे संबंधित हैं? तो आला और उदल इसी चंदेल साम्राज्य से संबंधित है, ये इतना आपको याद रखना है। और खजुराहो के मंदिर किसने बनाए? तो चंदेल शासकों ने खजुराहो के मंदिर बनवाए थे। आगे चल लेते हैं। फिर है एक छोटा सा राजवंश त्रिपुरी का कलचुरी वंश। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना छोटा सा है, चंदेलों के बाजू में ही है, पास में है। ये देवगिरी के यादवास हैं, यादव जो हैं वो इनके पास में ही है। ये आप जो इधर मंदिर देख रहे हैं, ये जो है चंदेलों ने जो खजुराहो के मंदिर बनाए थे, ये नागर शैली में बने हुए हैं। अब आप पूछेंगे सर कि नागर शैली क्या है? तो ये नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली, ये क्या है ये हम जानेंगे जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे। ये मंदिर निर्माण की शैलियाँ, ठीक है। स्क्रीन कर लेते हैं एक बार साफ। तो हम देख रहे थे किसको? त्रिपुरी के कलचुरी वंश। तो कलचुरी वंश का राज्य नर्मदा नदी के दक्षिण में और गोदावरी नदी के उत्तर में ये स्थित हुआ करता था। ये देखिए यहाँ से नर्मदा नदी निकलती है और यहाँ से गोदावरी नदी ये जाती है, तो इन दोनों के बीच में इनका साम्राज्य हुआ करता था, ठीक है। और जबलपुर के निकट त्रिपुरी उनकी राजधानी हुआ करती थी। जबलपुर के निकट जो त्रिपुरी जो है वही इनकी राजधानी हुआ करती थी, इसीलिए इन्हें त्रिपुरी का कलचुरी वंश कहा जाता है। आरंभ में कलचुरी वंश जो है वो प्रतिहारों के अधीन हुआ करता था। देखिए अब तक जितने भी हमने पढ़े प्रतिहारों के बाद में, वो सब प्रतिहारों के पहले सामंत हुआ करते थे, या तो ये वाला जो आज इनका शासन है वहाँ पर पहले कभी प्रतिहारों का ही शासन हुआ करता था। यानी गुर्जर प्रतिहार वंश जो है वो थोड़ा बड़ा साम्राज्य हुआ करता था। इस वंश की स्थापना 845 ईस्वी में कोक्कल ने की थी। ये बस आपको याद रखना, कोक्कल जो है वो किससे संबंधित है? वो कलचुरी वंश से संबंधित है। अगर ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दे देगा कोक्कल, तो आपको दे देगा चंदेल वंश का संस्थापक। तो आपको याद रखना है कि चंदेल वंश का संस्थापक तो कोक्कल नहीं है, तो कलचुरी वंश का संस्थापक माना जाता है, ठीक है। आगे चल लेते हैं, एक मिनट। फिर है मालवा का परमार वंश। मालवा का परमार वंश भी कन्नौज के प्रतिहार साम्राज्य के खंडहरों पर ही बना हुआ था। यानी अब तक जितने भी हमने देखे वो सब गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य के खंडहरों पर ही बने हुए साम्राज्य हैं। 820 ईस्वी में होता क्या है? उपेंद्र नाम का एक राजा होता है, वो इस स्वतंत्र वंश की स्थापना कर देता है। और इसका प्रथम अगर कोई प्रतापी राजा माना जाता है तो वो है श्रीहर्ष या सीयस। ये नाम आपको याद रखना है। श्रीहर्ष या सीयस किस वंश से संबंधित है? तो मालवा का परमार वंश जो है उससे संबंधित ये थे, और यहाँ पर इनका साम्राज्य हुआ करता था। फिर है मुंज, इस वंश का 7वां राजा था। तो मेरा 7वां था कि 8वां था, ये आपसे कोई नहीं पूछने वाला है। मेरा पढ़ाने का आपको मतलब सिर्फ इतना है कि मुंज किससे संबंधित था राजा? तो परमार वंश से संबंधित हुआ करता था मुंज। और इसका संस्थापक कौन हुआ करता था? उपेंद्र। और इसका प्रतापी राजा कौन हुआ करता था? श्रीहर्ष या सीयस। और इस वंश का जो सबसे प्रसिद्ध राजा होता था वो कौन था? भोज। और इसने अपनी राजधानी किसे बनाई? धार को, जो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो ये वह भोज, नागभट्ट, और वहाँ पर देखें मिहिर भोज किससे संबंधित है? तो पिछले हमने देखा था, देखें चलते हैं एक बार पीछे। देखिए प्रतिहार वंश जब हम पढ़ रहे थे तो यहाँ था मिहिर भोज, और यहाँ पर कौन सा है? भोज। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। दिल्ली का चौहान वंश, मालवा का परमार वंश यहाँ हम पढ़ रहे थे। तो इसका प्रसिद्ध शासक कौन होता है? भोज इसका प्रसिद्ध शासक होता है, और वो अपनी राजधानी कहाँ बनाता है? धार को अपनी राजधानी बनाता है। ये है रहा धार, जो कि कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये इसका साम्राज्य हुआ करता था, मालवा का जो परमार वंश है उसका। तो अब एक बार हम रिवाइज कर लें। परमार वंश जो है वो गुर्जर प्रतिहार वंश उसी के खंडहरों पर ये बना था। उपेंद्र नाम का राजा था, उसने इसकी स्थापना कर दी। और सबसे प्रतापी राजा पहला कोई हुआ तो वह था श्रीहर्ष या सीयस, ठीक है। और मुंज भी इसी वंश का शासक हुआ करता था। और प्रसिद्ध शासक जो भोज है, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगूर तेली वाला भोज है, वो राजा कहाँ का हुआ करता था? वो किससे संबंधित है? सिर्फ भोज पूछे तो मिहिर भोज तो प्रतिहार वंश से संबंधित था। अगर भोज सिर्फ पूछे तो वो किससे संबंधित है? मालवा का परमार वंश है उससे संबंधित है राजा भोज, ठीक है। आगे चल लेते हैं। फिर हम पढ़ते हैं अजमेर और दिल्ली का चौहान वंश। यहाँ पर इनका साम्राज्य हुआ करता था। तो अगर इनके बारे में देखा जाए तो सबसे पहले इनका साम्राज्य हुआ करता था जो है सांबर। अगर आपको पता हो तो ये अजमेर ज़िला है, वहाँ पर ये पड़ता है। अजमेर, जयपुर और एक और ज़िला जो होता है वहाँ के आसपास से पड़ता है। तो वहाँ के शासक ये हुआ करते थे शाकंभरी के सबसे पहले। फिर धीरे धीरे इन्होंने क्या किया? दिल्ली तक इन्होंने कब्जा कर लिया।
तो लगभग 7वीं शताब्दी के पास में सांबर और अजमेर के आसपास वासुदेव नाम का एक राजा हुआ था, उसने शाकंभरी के चौहान राज्य की स्थापना की। तो वासुदेव किससे संबंधित हैं? शाकंभरी के चौहान राज्य से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद इसमें एक राजा, उसमें और राजा होता है जैसे पूरणमल, जयराज, विजयराज, विग्रहराज प्रथम, चंद्रराज, गोपराज, ऐसे इसमें राजा होते हैं। अर्णोराज, अगर आपको पूछे, अर्णोराज जिसने आना सागर झील बनवाई थी, कहाँ? अजमेर में, पुष्कर के पास में अगर आप जाओगे तो आपको आना सागर झील मिलेगी। फिर अजयपाल जो है, अजयपाल नाम का जो राजा हुआ इसमें, उसने अजमेर नगर की स्थापना की। तो अजयपाल को तो आपको याद रख लेना है, अर्णोराज को आपको याद रख लेना है। विग्रहराज नाम के जो राजा हैं वो चौहान साम्राज्य से संबंधित हुआ करते हैं। फिर 9वीं सदी के मध्य में चौहान वंशी जो विग्रहराज चतुर्थ होता है, उसने तोमर वंशी जो शासक है उनसे दिल्ली वो छीन लेता है और उसके बाद में चौहान वंश का शासन हो जाता है कहाँ पर? दिल्ली पर। उसके बाद में उसका भतीजा होता है पृथ्वीराज चौहान। अगर देखिए पृथ्वीराज चौहान तो और भी हुए हैं, पृथ्वीराज तृतीय अगर कहें, अगर पृथ्वीराज चौहान के बाद जिसे हम नॉर्मली जानते हैं वो है पृथ्वीराज तृतीय। अगर कहीं डीप में जाके सवाल बन जाए मान लो, तो पृथ्वीराज जो तृतीय है वही पृथ्वीराज चौहान है जिसे हम नॉर्मली जानते हैं। तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी से पृथ्वीराज चौहान हार जाता है और उसके बाद दिल्ली पर अजमेर का चौहान वंश है उसका शासन समाप्त हो जाता है और किसका शासन आ जाता है? जो गौरी जो होते हैं, मोहम्मद गौरी, उसका शासन यहाँ पर आ जाता है। तो होता क्या है कि 1191 का प्रथम युद्ध होता है तराइन का। जब आगे हम तराइन का युद्ध वगैरह पढ़ेंगे तब और पढ़ेंगे। उसमें विजय कौन हो जाता है? पृथ्वीराज चौहान उसमें विजय हो जाता है। फिर मोहम्मद गौरी हार जाता है तो हार के वे वापस लौट जाता है। उसके बाद में 1192 में पूरी तैयारी के साथ गौरी वापस आता है और तराइन का जो द्वितीय युद्ध होता है उसमें पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है और हरा के बाद में इसे मार देता है। मार देता है या नहीं मारता है इसके बारे में बहुत सारी किंवदंतियाँ प्रचलित है, वो भी जब ये हम पढ़ेंगे तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध तब हम इसके बारे में और गहराई से जानेंगे। ठीक है, तो आज जो है इसमें हमने क्या क्या जान लिया? हमने आज के लेक्चर में देख लिया गुर्जर प्रतिहार वंश देख लिया। ठीक है, फिर हमने तोमर देख लिया, एक मिनट, त्रिपुरी का कलचुरी वंश हमने देख लिया, बुंदेलखंड का चंदेल वंश देख लिया, कन्नौज का गढ़वाल वंश देख लिया। ठीक है, तो इतने सारे वंश आज के लेक्चर में हमने देख लिए। मालवा का परमार, अजमेर और दिल्ली का चौहान वंश इसमें देख लिया। देखिए मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ, ये शायद 2023 का क्वेश्चन है। इसमें देखिए राजा और राजवंश आपको दे रखे हैं, फिर इधर दे रखा है चंदेल, इधर दे रखा है जय शक्ति, फिर नागभट्ट और भोज दे रखा है आपको क्या बोला है ऊपर देखिए कितने जोड़े सम्मिलित है। ये 2023 में नई प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे, कितने जोड़े सम्मिलित है। अब इस बार आपको ये भी नहीं है कि एक सही है, दो सही है, ये एक दो सही है, ऐसा नहीं, आपको एग्जैक्ट पता होना ही चाहिए कि कौन सा राजा कौन से वंश से संबंधित है। तो इसका आंसर मैं आज आपको नहीं बताने वाला हूँ। आज आपको क्या करना है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप बताओगे मुझे कि इसका आंसर क्या है, फिर कल हम इसका आंसर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर जो है हम यहीं करते हैं समाप्त। इसी प्रकार से आगे आने वाले 2-3 लेक्चर्स में हम क्या करेंगे, धीरे धीरे और भी जो ये पूर्व मध्यकाल वाले जो राजवंश हैं अलग अलग, जैसे चालुक्य पढ़ेंगे हम, आगे राष्ट्रकूट पढ़ेंगे, गंग डायनेस्टी पढ़ेंगे। तो ये सब डायनेस्टीज में हम थोड़ा थोड़ा करके आगे सिंप्लीफाइड वे में पढ़ लेंगे कि एग्ज़ाम की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है, उसी हिसाब से हम इनको पढ़ने वाले हैं। तो इस लेक्चर की अगर आपको PDF चाहिए तो आपको मिलेगी लर्निफाई अनलॉकिंग के नाम से टेलीग्राम चैनल है अपना, यहाँ पर इसकी PDF मिलेगी। और भी पढ़ाई से संबंधित जो भी हमें कोई मटेरियल साझा करना होता है तो हम इसी चैनल पे करते हैं। आपको कोई हमें कोई सलाह देनी है और या कोई सलाह आपको लेनी है तो अवश्य आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इसी टेलीग्राम चैनल पर, या तो कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट कर सकते हैं। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। आपका एक एक लाइक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।